गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ मेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ से आपके मेंस के भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है जो मैं प्रूफ कर चुका हूँ, लेकिन फर्दर मैं लिख देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन पता है IES में 1996 में आया, उसके बाद फर्दर रिपीट हुआ। मतलब ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है IES IAS सब में। तो ये IES 1996 में आया, उसके बाद और रिपीट हुआ, मतलब 3 टाइम्स आ चुका है कम से कम टोटल, मतलब 3 बार आ चुका है। अब ये डेरिवेशन मैंने क्लास में करा रखा है, बट मैं क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ कैसे पूछता है। शो दैट, आप लिख लीजिएगा ज़रूर क्वेश्चन। सो दैट, ये मेंस में आ जाते हैं। सो दैट हाइड्रोलिकली, दैट इज सो दैट हाइड्रोलिकली मोस्ट इफिशिएंट, हाइड्रोलिकली मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन, ठीक है। मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन इज हाफ ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इट्स इक्वल टू half of the depth of flow, equal to hexagon, and it's equal to half of the depth of flow, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो डेप्थ है ना, वो आपका किसके बराबर होना चाहिए? हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होना चाहिए। हाइड्रोलिक में डेप्थ प्रूफ करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। R बराबर y/2, और आपको थीटा प्रूफ करना पड़ेगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये प्रूफ करना पड़ेगा टॉप डेप्थ बाई 2 इक्वल टू y स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ये सारी बातों को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, बस मैंने क्वेश्चन को लिखना था, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट्स क्लियर। चल, अच्छा, ये तो इसका पूछा है। सिमिलरली ऐसे उसका भी पूछा है, जो ट्रायंगुलर सेक्शन है ना उसके बारे में भी पूछा है। तो ट्रायंगुलर सेक्शन में भी पूछा है कि आप प्रूफ करो कि एंगल आपका 45 डिग्री होगा या उसका वर्टिसेस एक दूसरे से 90 पे कट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। चल, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिख देते हैं यहाँ पे। दैट इज़ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है। चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे ट्रेपोजाइडल हो, हर सेक्शन को मैंने प्रूव कर दिया था। अगला क्वेश्चन है जो IES 1997 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप मेरे साथ ही क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन, मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन is required to given a maximum discharge of 21.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखा है। ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, ऑफ वाटर, ठीक है। चल, द स्लोप ऑफ द चैनल बॉटम, द स्लोप
ऑफ द चैनल बॉटम, स्लोप ऑफ द चैनल बॉटम इज 1 in 25, ठीक है, 2500, 1 in 2500, टेकिंग सी इक्वल टू, ये इन्फॉर्मेशन अलग से है, इसको ध्यान रखिएगा, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज 1 in 2500, फुल स्टॉप, टेकिंग सी इक्वल टू 70 मीटर की पावर 1/2 और पर सेकेंड, ये यूनिट होती है किसकी, सी की, चेजी कोफिशिएंट जो रहता है। ओके, चलो इन चेजी इक्वेशन, ठीक है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मैनिंग्स एन, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मैनिंग्स n, determine the value of Manning's n, taking the value of velocity, taking the value of velocity of flow, आप मेरे साथ ही क्वेश्चन को मेंशन करें, बेटर रहेगा। velocity of flow as obtained for the channel by Chezy's equation, जो वेलोसिटी मतलब आप निकाल रहे हो चेजी इक्वेशन से, वो इक्वल कर सकते हो किसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है। चल अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, चैनल हमारा कैसा है, मोस्ट इफिशिएंट। पहले तो यही बात समझना जरूरी, इस प्रॉब्लम को कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि आपके पास में जो चैनल है वो क्या है, मोस्ट इफिशिएंट है ट्रेपोजाइडल सेक्शन। क्या है, मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन, दैट्स क्लियर। अब एक खास बात यह है कि अगर मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल है, तो अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन की बात करूँ, मोस्ट इफिशिएंट, दिस इज मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन, मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन, जो भी प्रॉपर्टी होती है उनको आप लिख लो। क्या क्या होता है, पहला तो हम ये लिखते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है y/2, डेप्थ ऑफ फ्लो का हाफ होता है। दूसरा टॉप विथ बाई 2, टॉप विथ, ये सारी प्रॉपर्टी यूजफुल होती हैं। टॉप विथ बाई 2 इक्वल टू साइड लेंथ, एक तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। उसके बाद में थर्ड है एंगल 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, या m की वैल्यू अगर देखें तो 1/√3 निकल के आती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होने वाली है, क्योंकि अगर ये पता होगा तो हम लोग एरिया लिख पाएंगे। वैसे एरिया तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, √3y² होता है, और नहीं भी पता है तो मैं लिख दूंगा। और b इक्वल टू आपको पढ़ाया गया था, इसी में डेरिवेशन में आया था 2y/√3 आया था, ठीक है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अब बात कर लेते हैं एरिया की है। एरिया होता क्या था, b + my × y होता था। आप ही बताओ कि b की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 2y/, या तो आप डायरेक्टली याद रखो, बेटर रहेगा, जैसा आपको सही लगे। 2y/√3 प्लस, सॉरी यहाँ पे m की वैल्यू 1/√3 है, y है, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज, सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा √3y², ठीक है। या तो याद कर सकते हो तो याद कर लो कि मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन अगर स्लोप आपका दोनों साइड का बराबर है, मतलब जो भी ट्रेपोजाइडल सेक्शन हमने लिया, सपोज दैट ये ट्रेपोजाइडल सेक्शन है, क्लियर। तो आपको दोनों साइड का जो स्लोप है ना वो समान होना चाहिए, मतलब ये भी m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, और ये भी जो आपका है m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर कर आप प्रूफ कर पाओगे। तो ये b की वैल्यू आपके सामने होगा। अब प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, आपको एरिया पता है, आपको
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पता है डेप्थ के टर्म में, तो आप निकाल नहीं सकते, आपको डिस्चार्ज भी दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम को पहले आप इतना नोट डाउन करें, फिर हम आगे फर्दर कैरी आउट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली गई हैं वो यहाँ पे चेजी इक्वेशन लगाना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ, आपके पास सारा डेटा होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये है कि अब तो आपको सारी प्रॉपर्टी पता चल गई, इसलिए कह रहा हूँ रिमेंबर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बाकी तो ये ऑब्जेक्टिव में तो काम ही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको डिस्चार्ज तो पता है ना, चलो, तो दैट इज़ हमको पता है डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट्स क्लियर। आप बताओ, आपने अभी इसको एरिया को क्या लिखा था, √3 इंटू वाई स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, चल, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखोगे क्या, वेलोसिटी को अगर हम बात करें कौन सी इक्वेशन लगानी है, जैसा कोफिशिएंट दिया वैसा काम। अगर वो चेजी इक्वेशन का कांस्टेंट दिया है तो सी लगाओगे, अगर मैनिंग्स दिया होता तो मैनिंग्स लगाते, तो आपको चेजी लगाना पड़ेगा RS0। ठीक, तो आप लिख सकते हो √3 इंटू वाई स्क्वायर, सी की वैल्यू शायद 70 है, 70 है। आर आपने निकाला फॉर मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन y/2, और एस की वैल्यू आपके सामने है 1/2500। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको 70√3, ठीक है, y की पावर 2 है, ये 2.5 हो जाएगा, एक पावर यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, y की पावर 0.5 आएगा। चलो, अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लो तो 1/, जो हो जाएगा 5000 हो जाएगा। और ये डिस्चार्ज आपको दे रखा होगा, कितना दे रखा है, दिस इज हाउ मच, 21.5। इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से या ट्रायल एंड एरर मेथड से, जिससे भी हो कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। इसको डिवाइड करेगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो y यहाँ पे सॉल्व फॉर y जब निकालोगे तो y की वैल्यू जो निकल के आती है वो 2.749 मीटर निकल के आते हैं। ठीक है, अगर मेरे को डेप्थ मिल गया तो हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ नहीं निकाल सकते हैं, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट निकल गया। r निकाल सकते हो आप, r इक्वल टू y/2 निकाल सकते हो, 2.749 है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, दैट इज़ ये मिल जाएगा 1.375 मीटर निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये मिल गया तो फिर आप एरिया भी तो निकाल सकते हो। अगर डेप्थ मिल गई आपको तो √3 इंटू वाई स्क्वायर, y की वैल्यू आपके पास आई है तो √3 इंटू, आप बोलो y की वैल्यू आपके सामने है, दिस इज़ द 2.749 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कमिंग कितना आएगा, एरिया आपका निकल के आ रहा है 13.089, तो 13.089 का और मीटर स्क्वायर में आपका आ गया एरिया। एरिया पता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। डिस्चार्ज आपके पास 21.5 है,
अगर बात करें यहाँ पे वेलोसिटी की, यहाँ पे वेलोसिटी तो हमको निकालना है, एरिया निकाल लेना है। एरिया पुट करोगे 13.089, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो निकल के आएगी 1.643, तो 1.643 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाती है। तो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को 15 नंबर आप लेके आ सकते हो। ये तो वेलोसिटी पता चल गई, और आपसे पूछा क्या, मैनिंग्स एन पूछा है। तो सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें, दैट इज सॉल्व फॉर या कैलकुलेट मैनिंग्स एन, ये आपको निकालना है। आप मैनिंग्स इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी थोड़ी बदल जाएगी चैनल की, 2/3 S नॉट की पावर 1/2। बोलो वेलोसिटी आपके सामने है 1.643, आपको एन निकालना है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपने निकाल रखा है कितना, 1.375 की पावर 2/3। चैनल का बॉटम स्लोप एस जो है ना, ये आपको 1/2500 दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट आप ले लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद में आपसे पूछा एन की वैल्यू, तो एन सॉल्व करने पे जो निकल के आता है वो एन की वैल्यू निकल के आती है 0.015। इसकी वैल्यू लगभग इसी रेंज में रहती है, 0.1015 से 0.1016 तक रहती है, ठीक है। तो अगर मान लिया आपका वैल्यू 15 आ जाता तो गलत है। इनकी वैल्यू जो लाई करती हैं वो 0.015 से लेके 0.0167 ऐसे ही रहता है। तो आपको थोड़ा सा जो वैल्यूज़ होती है ना, कभी भी क्वेश्चन लगाया करो तो ध्यान रखना, जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं, मतलब फील्ड से, ऑब्जर्वेशन से आती हैं। तो कोई भी जो वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं वो वैल्यूज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी रिजल्ट्स आपको लिखाए गए हों क्लास में वो लगभग आंसर उसी के आसपास ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कल को आंसर ये बदल जाता, बहुत ज़्यादा आ जाता, 15 आ जाता, 1500 आ जाता, इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब प्रॉब्लम करते हो तो प्रॉब्लम के साथ में आपको उसके डेटा पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले आप इसको नोट डाउन करें, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अभी बात करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रॉब्लम को अच्छे से करेंगे। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट प्रॉब्लम डील करनी है। ठीक है, अच्छा इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम लगवाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3, इस पे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना आईईएस में 2003 में 15 मार्क्स में पूछा गया। तो जो भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो आईईएस लेवल की कर रहे हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आपको एसएससी जेईई में कभी मेंस में दिक्कत नहीं आएगी, और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन नंबर दिस इज 3, दैट इज आईईएस 2003, 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का पूछा गया, 15 मार्क्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार मैं लिख देता हूँ, आप मेरे साथ ही मेंशन करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब आपको टाइम बचाना है, किसी भी तरीके से टाइम को किल नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मेरी क्लास में क्या है कि पहले समझ लेते हैं, वो मत करो। आप क्वेश्चन मेरे साथ लिखा करो, इतना तेज़ नहीं पढ़ाता हूँ कि आप समझ नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन को साथ में लगा लिया करो, फिर मैं समझा दिया करूँ। अ trapezoidal channel with bottom width 3.5 meter and side slope
side slope and side slope, one horizontal is to one vertical, one horizontal is to one vertical on the left side, on the left side, on the left side, ठीक है, and one pipe horizontal, 1.5 horizontal is to one vertical on the right side. अच्छा क्वेश्चन है, on the right side. इसमें जान दो ना, जो आपका ट्रेपोजाइडल है ना, एक का स्लोप कुछ और है, दूसरे साइड का स्लोप कुछ और है. विथ n इजकल टू, देखो प्रैक्टिकल वैल्यू देखो किसके रेंज में आ रही. अभी हमने आपको बताया था कि 0.105 आया था, अब कितना आ गया 0.106. ठीक है, चल. एंड द बेड स्लोप, and the bed slope of 2.6 in 10,000, ठीक है, 10,000 carries a discharge of 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये आपको डिस्चार्ज दे रखा है. डिटरमिन द नॉर्मल डेप्थ, डिटरमिन द नॉर्मल डेप्थ, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ एंड द एवरेज शियर स्ट्रेस, एंड द एवरेज shear stress, average shear stress on the channel bed, चैनल बेड पे क्या निकालना है, एवरेज शियर स्ट्रेस निकालनी. ठीक, तो पहले तो डायग्राम क्लियर करते हैं, फिर आगे कहानी बताते हैं. उसने लेफ्ट साइड में स्लोप कितना दिया, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल. ये चैनल का क्या है, बेड है. ठीक है, एक साइड ऐसे बना दिया और एक साइड पे थोड़ा स्लोप कम दिखा रहा हूँ, ऐसे करके बना रहा. ये डेप्थ हो जाएगी इसकी, ये विड्थ हो गई बी. राइट साइड में जो स्लोप दिया गया है, दिस इज राइट साइड में 1.5 हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, तो ये 1.5 हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है. ठीक है, चलो. अगर ये डेप्थ आप फ्लो y मान लेते हैं, नॉर्मल डेप्थ, और इधर का जो स्लोप दिया हुआ है ये 1 हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है. ठीक है, दिस इज द 1 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है. दैट्स क्लियर. तो आपको इसको m मानना है, इसको भी m मानना है, इसको m मान लो, इसको n मान लो. तो आपको पता है फार्मूला मैंने बताया था कि आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मानना है, यहाँ पे थीटा मानना है. तो अगर आप लगाओगे फार्मूला, अगर ये m था तो ये क्या लिखते थे, my लिखते थे. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी 1.5 y हो जाएगी. प्रूव कर सकते हो आराम से. ये थीटा है, 90 माइनस थीटा है. एक बार इसमें थीटा लगा देना, एक बार इसमें थीटा लगा देना. थीटा इसमें लगाओगे तो ये परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा y, और इसको हॉरिजॉन्टल को x मान लेना यहाँ पे. ठीक है, तो निकल जाएगा. इसमें थीटा लगाओगे, tan थीटा 1/1.5 लिखोगे, तो वहाँ से प्रूव कर सकते हो. बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. तो ध्यान रखिएगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल में वही उतना मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा y, 1 × y, दैट इज y. विड्थ पता है, ये भी विड्थ आपका क्या हो जाएगा, b ही तो हो जाएगा. तो आपको टॉप विड्थ तो पता चल गई ना, b + y + 1.5. तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, एरिया निकालते हैं. ठीक है, चल. तो दिस इज़ द सोल्यूशन पार्ट. या पहला एक काम कर सकते हैं, गिवन डेटा लिख सकते हैं. गिवन डेटा, एक काम करो, इसमें n लिख लो 0.106. बाकी आपको डिस्चार्ज वगैरह स्लोप दिया हुआ है 2.6 / 10⁴. और क्या दे रखा है, n दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है, उसको लिख लो. डिस्चार्ज हो जाएगा 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये डिस्चार्ज हो गया. दैट्स क्लियर. चल, आपको सबसे पहला जो मेहनत करनी चाहिए वो एरिया पे. तो दिस इज़ द एरिया. एरिया क्या होता है, 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स. से पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, b, फिर इधर की साइड हो जाएगी b + y + 1.5.
तो दिस इज़ द बी प्लस वाई प्लस 1.5 वाई इंटू वाई, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे 1/2 दैट इज़ b प्लस बी 2b प्लस ये y प्लस दिस इज़ हाउ मच 2.5 वाई इंटू वाई। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये b आ जाएगा, ये 1.25 वाई आ जाएगा, ठीक है। चलो ये y आ जाएगा, b की वैल्यू 3.5 दे रखी है, तो एरिया निकल गया। एरिया निकल गया, पेरीमीटर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया को और फर्दर क्या लिखा जा सकता है, दैट इज़ 3.5। देखो यहाँ पे विड्थ की वैल्यू, चैनल की जो विड्थ है वो 3.5 मीटर है, तो आप 3.5 मीटर लिखिए आप, प्लस डेप्थ आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि डेप्थ चैनल की मेंशन नहीं है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया एरिया का, ठीक। अब एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होनी चाहिए कि आपको सबसे पहला काम जो है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो निकालना चाहिए। और उसके लिए डिस्चार्ज की इक्वेशन, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मैनिंग्स इक्वेशन से लिखोगे बिकॉज क्वेश्चन में मैनिंग्स कोएफिशिएंट मेंशन किया है, ठीक। चल तो आगे बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ये तो इक्वेशन हो गए। पेरीमीटर पे आ जाओ, पेरीमीटर हो जाएगी b प्लस ये स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस इज़ द b प्लस इसका साइड का स्क्वायर करोगे ना तो y प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा। देख सकते हो ना, एम वाई स्क्वायर होता है प्लस, देखो वाई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर, तो एक तरीके से ये हो जाएगा। आपने फार्मूला भी तो पढ़ रखा था, क्या स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 होता था ना। एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो एम 1 हो जाएगा और 1 ये पहले से आएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा दिस, प्लस इधर वाली साइड का अगर आप देखोगे तो इधर वाली साइड का ये 1.5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तभी जा करके वाली साइड मिलेगी ना। तो दिस इज़ द वाई बाहर ले लो और ब्रैकेट में लिखा जा सकता है 1.5 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। b की वैल्यू आपके सामने है, b की वैल्यू 3.5 है, 3.5 प्लस, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो निकल के आता है 3.217। आप भी कैलकुलेटर चला सकते हो और आपको पता होना भी चाहिए कैसे सॉल्व हो रही है वैल्यू। कुछ नहीं करना, ये √2 आएगा, ये सॉल्व करोगे तो कुछ और आएगा, दोनों को जोड़ देना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चल अब कैलकुलेटर हम नहीं चला रहे इस समय क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से सीधे चीज़ों को समझा रहे हैं, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर मिल गया, एरिया मिल गया, आपके पास क्या चाहिए, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, एरिया इंटू वेलोसिटी लिखना चाहिए, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी, और आपको एरिया की इक्वेशन आपके सामने है, क्या है, दिस। एक काम करते हैं, एरिया इंटू मैनिक्स को भी लिख लेते हैं, 1/n r की पावर 2/3 इंटू s की पावर 1/2। दिस इज द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आपके सामने है 8 मीटर क्यूब सेकेंड, और एरिया आपके सामने है, क्या है, दिस इज द इक्वेशन 3.5 प्लस दिस इज 2.5 वाई, सॉरी यहाँ पे डिवाइड किया था ना तो 1.25 आया था, 1.25 इंटू वाई क्लियर। ये तो ये आपका एरिया हो गया। अच्छा, मैनिक्स एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 0.016, और आर की वैल्यू क्या होता है, एरिया अपान क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ एरिया अपान पेरीमीटर। एरिया की इक्वेशन तो आपके सामने लिखी हुई है, 3.5 प्लस 1.25 वाई इंटू वाई डिवाइड बाई पेरीमीटर की वैल्यू आपके सामने है, क्या, पेरीमीटर ये लिखा, दिस इज 3.5 प्लस दिस इज द 3.217 वाई, ये लिखा जा सकता है, ठीक। ओके, इसकी पावर क्या लिखोगे, 2/3 लिखोगे, ठीक है। और स्लोप भी बच रहा है s की पावर 1/2, तो मल्टीप्लाई स्लोप कितना है 2.6 इन 1000, तो स्क्वायर रूट आप 2.6 अपान 10 टू द पावर 4। देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज द डिस्चार्ज को थोड़ा सा इस तरीके से लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 8 है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास इक्वेशन है वाई के टर्म में, कैलकुलेटर में पुट करना पड़ता है। अभी आपको पता नहीं होगा कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बता दूंगा जब मेंस की क्लास में कराते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेटर चलाना भी सिखा दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर हम देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो यहाँ पे y निकल के आता है, तो सॉल्व फॉर y। अब इसको ऐसे क्वाड्रेटिक और कुछ बनाने लग जाओगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। कैल्सी में ऐसा ऑप्शन होता है कि 8 इजकल टू समथिंग करके फॉर्म में इक्वेशन लिख दी जाती है और सॉल्व फॉर y कर देंगे, सॉल्व फॉर x कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चल, तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो y जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये रिजल्ट जो निकल के आता है, y जो निकल के आता है 1.505 मीटर निकल के आता है।
तो दिस इज़ द वाई। ठीक है, चल उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मेरे को जो है ना यहाँ पे और अगला पार्ट, एक तो डेप्थ ऑफ फ्लो निकल गए, नॉर्मल डेप्थ हमको मिल ही गए, अब हमको चाहिए एवरेज शियर स्ट्रेस। दूसरा पार्ट है एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। क्या होता है एवरेज शियर स्ट्रेस का फार्मूला? होता है दैट इज टाउ इजकल टू गामा आर एस, गामा डब्लू वाटर है, इंटू आर इंटू एस नाट होता है। एस नाट पता है, गामा डब्लू पता है, आपको आर पे मेहनत करनी है। आर होता क्या है? आर इजकल टू लिखा जा सकता है एरिया पान पेरीमीटर। एरिया की वैल्यू आप लिख सकते हो 3.5 प्लस 1.25, ठीक है, इंटू वाई पेरीमीटर 3.5 प्लस 3.217, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एरिया पान पेरीमीटर ले गया। डेप्थ आपको पता है, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो y 3.5 प्लस 1.25 इंटू वाई की वैल्यू 1.505 डिवाइड बाई 3.5 प्लस 3.217 इंटू 1.505, ठीक है, ये तो आपका हो गया ये वैल्यूज़, इंटू मल्टीप्लाई करोगे किसका? डेप्थ का 1.505। ठीक, जब सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू मैं बता रहा हूँ 0.97 आती है, तो r की वैल्यू 0.970 आ गई। ठीक है, अब अपना एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना है तो हम लिख सकते हैं टाउ इजकल टू गामा डब्लू, यहाँ बोर्ड पे देखो आप अच्छे से, टाउ इजकल टू गामा डब्लू इंटू आर एस नाट होगा। गामा डब्लू की वैल्यू अगर किलो न्यूटन में लिखोगे तो 9.81 आएगा। अगर आपको लिखना है न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिखना है तो आप लिखोगे 9.81 इंटू 10⁻3। देखो किलो को मैंने चेंज कर दिया न्यूटन में, न्यूटन पर मीटर क्यूब में यूनिट आ गई। आर की वैल्यू मीटर में आएगी तो ये 0.970 रख दोगे, और बाकी स्लोप आपका 2.6 10⁻4 रखोगे, 10⁻4। इसको सॉल्व करोगे, इससे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी तो ये टाउ जो निकल के आता है स्ट्रेस वो 2.476 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपकी निकल के आ जाती हैं। तो देख रहे हो 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोई विशेष टफ थोड़ी ना है, आपको प्रोसेस करना आना चाहिए। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये स्लोप सेम नहीं देगा, अलग अलग देगा, तब आप डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगा पाओगे। अगर मान लीजिए यही मोस्ट इफिशिएंट का बोलता है, स्लोप अलग अलग होता तो जानते हो क्या करना पड़ता? आपको एरिया लिखना पड़ता। ये इक्वेशन आ जाती, आप पेरीमीटर लिखते, ये इक्वेशन आ जाती, फिर आप जानते हो क्या करते हो, इस पेरीमीटर में ध्यान रखिएगा आपको क्या करना पड़ता है, ये बिथ भी कांस्टेंट कर देता है, कह देता है बिथ आपका नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करते पता है, आपको बिथ का इक्वेशन यहाँ से एरिया के फॉर्म में लिखते, यहाँ पे बिथ के फॉर्म में एरिया और डेप्थ के टर्म में आ जाता, फिर dp/dy इक्वल टू 0 करते मिनिमम पेरीमीटर के लिए, y वहाँ से निकलता। तो ध्यान रखने वाली बात है कि हर बार आपको ऐसा नहीं कि जो कॉन्सेप्ट रटा है लगा दोगे, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो बना देता है, तो स्लोप अगर बदल के देता तब भी प्रॉब्लम को आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बहुत ही विशेष टफ थोड़ी रहती है, एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम इसकी आती है, आप देखो IES में ऐसी प्रॉब्लम आई है तो SSC JEE में भी इससे आसान ही प्रॉब्लम आएगी, इससे टफ थोड़ी आ जाएगा, या तो इसके लेवल तक रहेगा या इसके बराबर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरी कौन सी थी? 3 नंबर प्रॉब्लम थी। चलो 4 नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 पे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम पता है रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइडल पूछता है। अगर मान लिया ट्रायंगुलर पूछा तो और आसान हो जाएगा, ट्रायंगुलर में तो कुछ करना ही नहीं है। m की वैल्यू 1 होती है मोस्ट इफिशिएंट के लिए। देखो ट्रेपेजॉइडल प्रॉब्लम सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, अगर आपको ये करना आता है तो फिर सारी प्रॉब्लम आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 4। ये क्वेश्चन IES में आया था, IES 10 मार्क्स में पूछा गया था। और SSC JEE जो है पेपर हुआ, SSC JEE का जो पेपर हुआ 2019 का, ठीक है, 2019, उसमें ये प्रॉब्लम 15 मार्क्स का आया है। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, सेम प्रॉब्लम पूछा हुआ है और प्रॉब्लम सिर्फ 3 से 4 मिनट का है और 15 नंबर आपको मिलेंगे। कंप्यूट द एवरेज शेयर स्ट्रेस, कंप्यूट द एवरेज शेयर स्ट्रेस, इसका तो फार्मूला भी डिराइव कराया था आपके लिए। एवरेज शेयर स्ट्रेस एट द साइड्स एंड बॉटम, एट द sides and bottom of a rectangular channel, of a rectangular channel 3.2 मीटर वाइड, 3.2 मीटर वाइड, ठीक है, 3.2 मीटर वाइड, flowing 1.1 मीटर डीप, ठीक है, डीप, एंड लेड ऑन a slope of 1.3 मीटर, 1.3 मीटर पर 1000। ये कहानी दे रखी है, ठीक है। चल देखो, आपको निकालना क्या है, एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना है साइड एंड बॉटम पे। ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज शेयर स्ट्रेस आ रहा है साइड एंड बॉटम का मतलब है पूरी पेरीमीटर पे बताना है। इसका मतलब वही फार्मूला लगेगा, टाउ इक्वल टू गामा RS। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बॉटम पे अलग फार्मूला लगेगा, साइड में अलग लगेगा। इरिगेशन में अलग लगता है, इरिगेशन में जो वैल्यूज़ आती हैं वो साइड में थोड़ा कम आती हैं, बॉटम पे ज़्यादा आती हैं। बॉटम पे गामा RS लगाना पड़ता है और साइड में इरिगेशन में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे 0.75 गामा RS लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो इरिगेशन का पार्ट है, यहाँ पे साइड और बॉटम में आपका फार्मूला कॉमन चलेगा। तो सबसे पहले चैनल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल चैनल है, विड्थ की वैल्यू आपके सामने है, 3.2 मीटर है, ठीक है, ये दे रखा है, और डेप्थ आपके सामने है 1.1 मीटर। चलो, ये तो कहानी पिक्चर दे रखी है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बताओ, गिवन वैल्यू की बात करें, अगर गिवन वैल्यूज, गिवन डेटा की बात करें तो जो भी गिवन डेटा हुआ करे उसको ज़रूर लिखा करो एग्ज़ाम में। तो दिस इज़ द 3.2 मीटर। अच्छा, डेप्थ आपके पास है कितना, 1.1 मीटर। चैनल बॉटम स्लोप जो है ना 1.3 पावर 10⁻³ और कुछ दिया हुआ, बस इतना दिया हुआ, ठीक है। चल, अब आपको ये बताओ, जब आप शेयर स्ट्रेस, एवरेज शेयर स्ट्रेस लिखते हो तो फार्मूला क्या लिखते हो, टाउ इक्वल टू गामा W, वाटर का केस है, इंटू S0। आपको देखो गामा W पता रहता है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, गामा W इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही होता है, ठीक है। चल, अच्छा, ये तो गामा W हो गया। ओके, मेन मेहनत जो करनी है वो R पे करनी है। तो R आपको रेक्टेंगल चैनल का चाहिए। R होता क्या है, एरिया पान पेरीमीटर होता है। एरिया निकाल लो, एरिया होता क्या, B इंटू वाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ आपको दिया है, B दिया है और वाई दिया हुआ है, तो आप क्या पुट कर सकते हो, दिस इज द 3.2 इंटू 1.1। ये जब सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है 3.52,
मीटर स्क्वायर। जब एरिया पता चल गया तब आपको अगली चीज़ क्या निकालनी पड़ेगी, पेरीमीटर। तो दिस इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर हो जाएगी बी प्लस, देख सकते हो ना पेरीमीटर कौन सी होगी, वेटेड पेरीमीटर पता है, ये वेटेड पेरीमीटर है, ये वेटेड पेरीमीटर है, ये वेटेड पेरीमीटर है। तो बी प्लस वाई बी प्लस वाई। तो दिस इज द बी प्लस 2y, दिस इज बी प्लस वाई दैट इज बी प्लस 2y। बी की वैल्यू आपके सामने है 3.2 है, प्लस 2 टाइम 1.1। सॉल्व करके बता सकते हो कितना आएगा, 5.4 आएगा। पेरीमीटर पता चल गया, आर नहीं निकाल पाओगे, आर क्या हो जाएगा, आर इजकल टू एरिया पान पेरीमीटर हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर। एरिया आप, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ये सब करना पड़ेगा। तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा। उसमें क्या कराया है पता है, चैनल एक रेक्टेंगुलर है, उसका विड्थ दे दिया, डेप्थ दे दिया और पूछा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या आएगी। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, पहले आपको एरिया निकाल लेना है, फिर वेटेड पेरीमीटर निकाल लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे करते हैं। चल नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे, दैट इज आर। आपको पता चल गया, ठीक है। चल आर निकाल सकते हो, एरिया आपके पास है, दिस इज द 3.52 और पेरीमीटर आपके पास है 5.4। जब सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आता है 0.6518 मीटर निकल के आता है। अब आपको पता सब कुछ तो चल गया, अब टाउ तो निकालना है, लगाओ इक्वेशन। ये सब क्वेश्चन टाउ इजकल टू गामा आर एस, गामा डब्ल्यू आर एस नॉट, गामा डब्ल्यू 9.81 10⁻³ कर दो क्योंकि मुझे न्यूटन में चाहिए। आर की वैल्यू यहाँ पे हमें रख सकते हैं 0.6518, एस नॉट की वैल्यू स्लोप आपका 1.3 पर दिस, ये 10⁻⁴ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 9.81 0.6518 इंटू 1.3। ये प्रॉब्लम मुश्किल से 4 मिनट का प्रॉब्लम है, मेरे को समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में जल्दी से प्रॉब्लम करके आ जाओगे। तो न्यूटन पर स्क्वायर, ये क्वेश्चन 15 नंबर का SSC JEE में इस बार आया हुआ, ठीक है। तो कितना देख सकते हो, कितने कम समय में हम प्रॉब्लम को कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप SSC JEE प्रीलिम्स में अच्छे नंबर लेके आते हो तो फिर मेंस में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, जितना ज़बरदस्त प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप नंबर लेके आओगे। मैं इतने क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि आपको मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। सॉइल पढ़ा है, सॉइल में करा है, स्टील पढ़ा है, स्टील में भी प्रॉब्लम करा दिए मेंस के, ओपन चैनल पढ़ा रहा हूँ उसको भी पढ़ा दूंगा इस हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा सा समय थोड़ा अभी कम है, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ स्किप ना की जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कंटेंट दिया सर, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको शियर स्ट्रेस पता चल गई, कैसे निकाल के लाते हैं, तो हमको ये शियर स्ट्रेस हमको यहाँ पे पता चल गई, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो फिर अगली प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम डील करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये तो प्रॉब्लम है। इसी तरीके से पता है, अगर आपका ट्रापेजॉइडल चैनल भी होता ना तो आप उसी हिसाब से एरिया निकाल लेते, उसी हिसाब से पेरीमीटर निकाल लेते, तो प्रॉब्लम को करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर मान लीजिए ट्रायंगुलर दे देता तब भी आपको पेरीमीटर निकालना, तब भी एरिया निकालना आता है। अगर आपको ट्रापेजॉइडल दे देता तब भी आप एरिया निकाल लेते, पेरीमीटर निकाल लेते। तो आपको पता होना चाहिए हम एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, बाकी टाउ निकालना तो बाएं हाथ का काम है। और टाउ इक्वल टू गामा आर एस फार्मूला याद कर लो, इस पर बहुत ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, मेंस में भी प्रॉब्लम मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम डील करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं।
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 पे बात करते हैं। ये भी आईएएस में 12 मार्क्स का पूछा गया था और 2005 में। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5, आईएएस में पूछा गया है ये, ठीक है, 2005 में और 12 मार्क्स में पूछा गया है। आपके एग्जाम में 15 से कम ना आने वाला है। दैट्स क्लियर। चल, क्या कह रहा है? डिज़ाइन अ हाइड्रोलिकली इफिशिएंट, डिज़ाइन अ हाइड्रोलिकली, दिस इज द हाइड्रोलिकली, हाइड्रोलिकली का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, हाइड्रोलिक का मतलब वाटर ही होता है, हाइड्रोलिकली, ठीक है। इफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, इफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल फॉर कन्वेइंग का मतलब कैरी करना, कन्वे का मतलब होता है परिवहन, कन्वेइंग 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। द रफनेस कोफिशिएंट इज, द रफनेस कोफिशिएंट इज 0.015, ये दे रखा है। द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज, द बेड स्लोप ऑफ द चैनल, द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज 1 in 5000, मतलब 5 किलोमीटर जाने पे 1 मीटर चैनल का राइज होता है, ठीक है। एड अ फ्री बोर्ड ऑफ, फुल स्टॉप, एड अ फ्री बोर्ड, इसमें आपको फ्री बोर्ड भी देना पड़ेगा, कितना? एड अ फ्री बोर्ड आप 10% ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, कंप्यूट द फ्रॉड नंबर, इसमें आपको फ्रॉड नंबर भी निकालना है, कंप्यूट द फ्रॉड नंबर, आल्सो स्केच द डिज़ाइन क्रॉस सेक्शन, स्केच का मतलब डायग्राम बनाना, स्केच द डिज़ाइंड क्रॉस सेक्शन, डिज़ाइंड क्रॉस सेक्शन, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चल, स्केच द डिज़ाइन क्रॉस सेक्शन। अब देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो अच्छे से। देखिए, एग्ज़ाम में आदत डाल लो, कोई भी काम लाइफ में करना है आदत में आ जाना चाहिए। कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग कभी किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो वो एक आदत में अगर आ गया तो हम हर किसी को, अपने बड़े से या कुछ भी हो, उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वैसा क्वेश्चन पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करने की, ठीक है। एक आदत बना लो, एक आदत पड़ जाएगी, इससे आपको कभी गलती नहीं होगी, छोटी मोटी जो सिली मिस्टेक करते हो ना, वो कभी नहीं होगी फिर। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। डिज़ाइन हाइड्रोलिकली इफिशिएंट, अंडरलाइन करो यहाँ पे, इफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन फॉर कन्वेइंग 100 मीटर क्यूब डिस्चार्ज, मतलब गिवन डेटा अगर मैं बात करूँ, गिवन डेटा में सबसे पहले डिस्चार्ज जो है वो कितना है, ये 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक। द रफनेस कोफिशिएंट इज इतना, एन की वैल्यू है, रफनेस कोफिशिएंट मतलब माइनस एन दे रखा है 0.105। बाकी अगर चेजी कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू 50, 60, 70 के आसपास होती है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी। बेड स्लोप आपको दे दिया है, दिस इज द एस नॉट, दिस इज 1 in 5000, मतलब 1/5000। फ्री बोर्ड 10% बढ़ाना है, वो तो हम बढ़ा लेंगे। चलो, सबसे पहले चैनल बनाते हैं, इसका स्केच ऐसे जनरली बना लेते हैं। हाइड्रोलिकली इफिशिएंट चैनल है, ठीक है। ये बिथ हो गया। अब आपको तो पता है कि ये चैनल की जो बिथ होती है 2i/√3 आती है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलिकली क्या है, इफिशिएंट है, ओके। ये एंगल कितना आता है, 60 डिग्री आता है, ठीक।
ये डेप्थ ऑफ फ्लो y मानोगे और m की वैल्यू आती है 1/√3, ये m हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, ठीक है। चल तो ये वैल्यू my आएगी, तो ये आ जाएगी y/√3, ये भी आ जाएगी y/√3, ना भी लिखोगे चलेगा। अब आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपोजाइडल सेक्शन एरिया निकालना आता है आपको। एरिया क्या होगा, √3 × y², या तो ऐसा निकालो, बाकी प्रूफ भी कर सकते हो। और टॉप विड्थ बाई 2 = साइड लेंथ निकल के आया था y/, ये पहला पार्ट हो गया। ये दूसरा जो यूटिलाइज हो सकता है, दिस इज द m² + 1। एक और निकाल सकते हो, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ = डेप्थ बाई 2। इतनी प्रॉपर्टी जो है ये यूज होती है। बाकी एक चौथी प्रॉपर्टी और लिखी जा सकती है, थीटा = 60 डिग्री, और m की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/√। इतनी प्रॉपर्टी अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। फॉर मोस्ट इफिशिएंट ये होता है, ये आप लिख देते हो तो इससे आपका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा मिलेगा। तो देखो आपके पास डिस्चार्ज दिया है, इसका मतलब आपको डिस्चार्ज की इक्वेशन तो लगानी पड़ेगी, और डिस्चार्ज की इक्वेशन जब आप लगाओगे तो वहाँ पे आपको एरिया भी चाहिए, और क्या चाहिए, पेरीमीटर भी चाहिए। तो पेरीमीटर तो निकाल ही ले जाओगे। तो सबसे पहले डिस्चार्ज = हम लिख सकते हैं क्या, एरिया × वेलोसिटी। एरिया आपको निकालना आता है रूट, ये पहले एरिया लिख लो। वेलोसिटी मैनिंग्स इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्यों मैनिंग्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैनिंग्स कोएफिशिएंट दे रखा है, n की वैल्यू 0.105 दे रखा है। अगर चेजी की वैल्यू देता है तो हम लोग चेजी लगाते हैं यहाँ पे। तो बातों को एग्जाम में अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चल आपको एरिया की क्या लिखना चाहिए, √3 × y²। अगर आप ऐसे भी नहीं लिख पाते तो एरिया की इक्वेशन लिखो। बी आपको पता है, ये पता है, बी यही बी ये हो जाएगा, फिर 1/2 पैरेलल साइड्स का समेशन लगाओगे, तब भी सॉल्व करने पे एरिया यही आएगा। ध्यान है कि दोनों साइड का स्लोप बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली √3y ना लगा देना गलती से भी। तो ये भी m हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास में डिस्चार्ज आपको दे दिया है, दिस इज डिस्चार्ज, दिस इज़ हाउ मच 100। एरिया आपको निकालना तो है नहीं, आपको बस यहाँ पे उसके टर्म में पुट करना है, √3 × y², ठीक है। चल × 1/n, n की वैल्यू आपके सामने है, कितना है, 0.015 है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। फिर बोर्ड पे देखो अच्छे से, r आप बताओ कितना है, y/2 है, तो हम लिखेंगे डेप्थ का डिवाइड बाई 2 की पावर 2/3 लिखेंगे, इनटू s जो है चैनल का बेड स्लोप है, वो कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे 1/5000, और उसका क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट आप लिख लोगे। दैट्स क्लियर। फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व फॉर डेप्थ, तो आपको कैलकुलेटर में पुट करना है सॉल्व फॉर डेप्थ, सॉल्व फॉर y। जब y के लिए सॉल्व करोगे तो y की जो वैल्यू निकल के आती है वो मैं बता देता हूँ। y काफ़ी ज़्यादा आता है, y डिस्चार्ज एक्चुअली बहुत ज़्यादा है ना, देख सकते हो 5.564 मीटर। तो एक चीज़ और भी बता दूँ आपको, अभी पिछला क्वेश्चन लगाए थे तो वहाँ पे डिस्चार्ज 8 मीटर/सेकेंड था, तो वहाँ पे डेप्थ निकली थी 1.50 समथिंग करके। यहाँ पे डिस्चार्ज कितना है देख रहे हो, 100 मीटर/सेकेंड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज है, बहुत बड़ी कैनाल में पानी निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5.564, तो ये 5 थोड़ा मैं सही से बना देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाएगा, 564, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये तो आपका डेप्थ हो गया। डेप्थ देखो ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज अगर कम होता है तो आपकी डेप्थ भी कम आती, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा इसलिए डेप्थ भी ज़्यादा निकल के आएगी। तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 100 के आसपास है तब डेप्थ आपका इतना तो निकल के आएगा ही। अगर डेप्थ पता है तो आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी तो निकाल सकते हो, और बहुत सारे पैरामीटर निकाल सकते हो। अब मेरे को क्या पूछा, ऐड अ फ्री बोर्ड ऑफ 10% डेप्थ ऑफ फ्लो, वो तो निकाल लेंगे। कंप्यूट द क्या पूछा है, फ्रॉड नंबर चाहिए। अब फ्रॉड नंबर की डिफिनेशन में क्या क्या आता है वो देखो। तो फ्रॉड नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रॉड नंबर होता है वेलोसिटी अपान G/LC, ठीक। आपको एरिया निकाल लेना चाहिए ताकि वेलोसिटी पता चल जाए, डिस्चार्ज तो पता ही है। तो एरिया हम लोग लिख सकते हैं √3 × y²। √3 आप ऐसे लिख दीजिए, y की वैल्यू आपके पास है 5.564 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल पाओगे क्या, एरिया आ जाएगा 53.621,
दिस इज 53.621, दिस इज हाउ मच मीटर स्क्वायर। तो 53 आपका निकल के आ जाता है 53.621 मीटर स्क्वायर। अगर आपको एरिया पता है, डिस्चार्ज पता है, वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज अपान एरिया, यही होता है। बोलो कितना है डिस्चार्ज आपके पास, 100, तो आप 100 लिखोगे यहाँ पे, डिवाइड बाई क्या करोगे, एरिया 53.621, दिस इज 53.621। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाती है आपके सामने, दैट इज़ हाउ मच 1.865 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल गई। एक काम कर सकते हो, फ्रॉड नंबर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी की जगह पे आप ये लिखोगे 1.65 डिवाइड बाई 9.81 इंटू एलसी भी निकाल देता हूँ कहीं पे साइड में। एलसी हो जाएगा एरिया अपान टॉप विड्थ। एरिया आपने निकाल ही रखा है 53.621 और टॉप विड्थ जो आपका निकल के आ जाएगा टॉप विड्थ, तो टॉप विड्थ आपका निकल के आएगा क्या, ध्यान दो यहाँ पे, टॉप विड्थ क्या निकल के आएगा, बी आपको पता है, ये पता है, तो टॉप विड्थ हम निकाल सकते हैं, टॉप विड्थ निकाला जा सकता है टी 2y/√3 और ये यहाँ पे वही सेम वैल्यू आ जाएगी 2y/√3। इसको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 2y/√3 प्लस y/√3 प्लस y/√3 दैट इज़ 4y/√3। ठीक है, 4 इंटू वाई की वैल्यू आपने निकाल रखी है 5.564 डिवाइड बाई √3। जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये टॉप विड्थ आएगी 12.84 समथिंग करके, दिस इज 12.84। ये एक तरीका और हो सकता था, आपको t/2 पता है, इधर पुट कर देते तब भी निकल जाता, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, m की वैल्यू रख दो, यहाँ से भी टॉप विड्थ निकल जाता। जो आपको सही लगता है वो आप करिए, ठीक है। दिस इज़ द मीटर। अब आ जाओ यहाँ पे पुट करते हैं, तो दिस इज़ द 12.84। जब सॉल्व करोगे ना तो एलसी की वैल्यू आती है 4.17 मीटर, यहाँ पे पुट करोगे 4.17। जब फ्रॉड नंबर आप निकाल के लाओगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.2914। ये सब क्रिटिकल फ्लो होगा। कैसा होगा, सब क्रिटिकल। क्यों, क्योंकि ये इसका जो फ्रॉड नंबर है ये 1 से क्या है, कम है। तो कल को ये भी पूछ लेगा कि बताओ कि जो आपका फ्लो है सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, क्या है, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 10% फ्री बोर्ड देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज 10% फ्री बोर्ड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, 10% फ्री बोर्ड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। आप प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। चल, तो आपको फ्री बोर्ड जब प्रोवाइड करना पड़ेगा तो आप 10% बढ़ा दीजिए डेप्थ का, इंटू वाई कर दीजिए 1.1 इंटू डेप्थ आपके पास है 5.56 5.564, तो ये निकल के आएगा 6.12 मीटर। तो इसी डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, आपका फ्री बोर्ड भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसी को फर्दर आप कैरी आउट कर सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका फ्री बोर्ड हो जाएगा, इसको भी हटाओ। तो दिस इज़ द, ये हो जाएगा आपका जो लेवल है ना, यहाँ पहुँच गए। पानी का लेवल जो है आपका अभी यहाँ पे है, फ्री बोर्ड आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे फ्री बोर्ड है, इससे ऊपर जब कोई नदी ऊपर निकल जाती है तो खतरे के निशान से ऊपर चली जाती है। तो आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि नदी अपने खतरे के निशान से इतने मीटर ऊपर बह रही है, मतलब अपने फ्री बोर्ड से ऊपर बह रही है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जो निकल के आया टोटल जो निकल के आया वो 6.12 निकल के आया, तो 6.12 मीटर निकल के आया, तो ये पूरा हो जाएगा। तो फ्री बोर्ड आपको पता चल गया कितना देना है, तो टोटल में से घटा दीजिए आप 5 पॉइंट समथिंग में से जो भी आया 5.56 में से अगर 6.12 घटाओगे तो ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। जितना आया आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था,
इसमें बहुत सारी चीज़ें, फ्रॉड नंबर निकालना पता चल गया हमको, ठीक है। और कुछ भी निकलवाना चाहे, इसी में शियर स्ट्रेस निकलवाता, कहता टाउ बताओ, तो टाउ गामा डब्ल्यू इंटू आर एस हो जाता। आर आप निकाल लेते y/2, वाई आपको मिल ही गया है, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर इसमें आपसे एवरेज शियर स्ट्रेस भी पूछता तब भी निकाल सकते थे। कैसे? आपको y पता है, y से आप r निकाल लोगे। टाउ इक्वल टू क्या होता है? गामा डब्ल्यू इंटू आर एस होता है। एस नॉट पता है चैनल का बेड स्लोप, गामा डब्ल्यू 9.81 इंटू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और आर आप निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो आप हर प्रॉब्लम को बना सकते हो। चलो इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डील करना है। प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं। वो सिविल सर्विसेज में पूछी गई प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को डील करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 6। AS में आई है 15 नंबर की प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 6। AS सिविल सर्विसेज 2012। प्रॉब्लम है 15 मार्क्स की, ठीक। वाटर इज फ्लोइंग एट अ क्रिटिकल डेप्थ। ध्यान दीजिएगा, जो भी लैंग्वेज लिखी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर इज flowing at a critical depth of of 1.4 meter in a channel shown in figure, shown in figure, ठीक है। estimate the discharge and specific energy in the channel, ये आपको निकालना। ध्यान रखने वाली बात है, एट क्रिटिकल डेप्थ पानी फ्लो कर रहा है। अगर आपका क्रिटिकल डेप्थ पे पानी फ्लो करेगा और चैनल भी बना के दे दिया है, कुछ इस तरीके से चैनल है आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये। चैनल जो बना है ना, वो इस तरीके से है, ठीक है। और पानी का लेवल पता है यहाँ पे है, ठीक है। और ये 2.4 इसका जो बॉटम का विड्थ है ना, वो 2.4 दे रखा है, और साइड का जो स्लोप है ना, वो भी दे रखा है, दोनों साइड का
कितना है 1 वर्टिकल है और 0.5 हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इससे एक काम ये करना है, देखो भाई यहाँ पे क्या है, एट क्रिटिकल डेप्थ फ्लो हो रहा है। अगर पानी एट क्रिटिकल डेप्थ फ्लो हो रहा है तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फ्रॉड नंबर 1 के बराबर होना चाहिए, या एक रिलेशनशिप पढ़ा था Q²/G, ठीक है, Q²/G इंटू T/A³ = 1, ये लगाया जा सकता है एट क्रिटिकल डेप्थ किसी भी चैनल के लिए। मैंने बताया था ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, Q²/G T/A³, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, किसी चैनल के लिए लगा सकते हो, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कुछ भी हो। तो ये आपको मैंने प्रूव करके भी दिखाया था कि ये फ्रॉड नंबर है 1 के बराबर। तो यहाँ पे लिया क्वेश्चन में बोला क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है। अगर पानी वाटर आपका क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो हो रहा होता है तो आप यही तब रिलेशन लगा पाओगे। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। फॉर एनी चैनल शेप, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ इस इक्वेशन में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं। आपको डिस्चार्ज ही निकालना है ना, डिस्चार्ज और आपको स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है। तो आपको ये देखो कि यहाँ पे डिस्चार्ज आप निकालने के लिए आपको टॉप बिट चाहिए और एरिया चाहिए। एरिया कौन सा चाहिए? जो एरिया फ्लो होता है, जो पानी से भीगा रहता है, वही एरिया। मतलब मेरे को ये एरिया चाहिए, ऊपर वाला एरिया नहीं चाहिए। जिसमें में पानी बह रहा है उतना एरिया चाहिए, वही टॉप बिट भी चाहिए। टॉप बिट हो जाएगी ये वाला पोर्शन। तो इसको एक काम करो, इसको नीचे प्रोजेक्ट करो, तभी आप निकाल पाओगे। ठीक, एक काम करते हैं, ये तो 0.5 है। मेरे को किसी भी तरीके से अगर ये पता चल जाए तो फिर मैं ऊपर वाली विड्थ निकाल सकता हूँ। ये 2.4 है। अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे को ये पता चलेगा जितना ये होगा उतना ये होगा। चलो इसको x मान लेते हैं, और डेप्थ ऑफ फ्लो भी दे रखा है क्या वाटर की। हाँ, ये जो वैल्यूज़ है ना, दिस इज़ 1.4 मीटर दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब एक काम करो, यहाँ पे स्लोप आपको दिया हुआ है तो आप लगा सकते हो। क्या देखो, यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं, या तो सिमिलर ट्रायंगल लगा दो या कुछ और लगा सकते हो। अगर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो आप ये भी एंगल निकाल सकते हो, थीटा ही आएगा। ठीक है, दो समांतर भुजाओं के बीच का एंगल क्या होता है? समान नहीं होता। अगर ये थीटा है ये भी थीटा होता है, वही चीज़ की गई है। ठीक है, चल, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसको थीटा माना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये थीटा हो गया। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। अब एक काम करो, ट्रायंगल में लगा दो। इसमें tan थीटा लगाते हैं, इसमें ट्रायंगल थीटा लगाओगे तो डेप्थ आएगी y डिवाइड बाई x आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1.4 है, डिवाइड बाई x कर दो। x निकालना है। इस छोटे से ट्रायंगल में लगाते हैं, tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपान हॉरिजॉन्टल 1/0.5 लगाओ। क्लियर? दोनों बराबर कर दो। दोनों जब बराबर करोगे तो क्या निकल के आएगा? देखो, ये आएगा 1.4 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1.4 डिवाइड बाई x इजकल टू 1/0.5। तो x इजकल टू 0.7, 14×5 = 70, तो ये निकल के आ जाएगा। ये मिल गया आपको। अगर मतलब ये 0.7 है, ठीक है, तो ये भी 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0.7 है, ये 0.7 है, जोड़ के कितना हो गया? 1.4 हो गया। अगर 1.4 हो गया, ये 2.4 है टोटल, तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मीटर। दिस इज कॉल्ड टॉप विड्थ T। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप विड्थ इजकल टू T। दिस इज हाउ मच? 2.4 माइनस क्या क्या करोगे? 1. दिस इज द 0.7, दिस इज द प्लस 0.7, दिस इज द 1 मीटर। ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ठीक है, सबसे खेल बड़ा, किसी भी तरीके का चैनल बना है, आपको ध्यान रखना एरिया फ्लो लेना है और आपको क्या लेना है? वेटेड पेरीमीटर लेना है। तो अगर इसमें मेरे को निकालना पड़ता है वेटेड पेरीमीटर, तो ये साइड वेटेड पेरीमीटर होती। अगर मेरा एरिया होगा तो ये क्षेत्र जो है ना पानी से जो भरा हुआ है, वही एरिया आपका ये फ्लो हो जाएगा। तो देखो, टॉप विड्थ पता चल गया, बॉटम पता चल गया, तो आप ट्रेपेजॉइडल बनना है तो इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे। एरिया इजकल टू 1/2 समेसन ऑफ पैरेलल साइड समेसन। बॉटम कितना है? 2.4 है, ऊपर वाला कितना है? 1 है। देख सकते हो ना, 1 निकाला।
तो और डेप्थ कितना है 1.4 है। जब सॉल्व करोगे तो इसका एरिया भी निकल जाएगा। एरिया निकल के आएगा 2.38, ये निकल के आ गया मीटर स्क्वायर में। आपको एरिया मिल गया। अब आप इसमें क्या क्या चाहिए, आपको एरिया चाहिए था, टॉप भी चाहिए था, मिल गया। अब डिस्चार्ज नहीं निकाल सकते हो तो क्यू स्क्वायर बाई जी इजकल टू लिखा जा सकता है ए क्यू बाई टी, ये भी लिख सकते हो आप। चलो मेरे को क्यू स्क्वायर डिस्चार्ज चाहिए, जी की वैल्यू 9.81 है और एरिया की वैल्यू आपके सामने है 2.38, इसका कर दो क्यूब और टॉप भी तो आपके सामने है कितना 1 मीटर, दिस इज द 1 मीटर। ठीक है, चल ये सॉल्व करने के बाद में दिस इज द रिजल्ट हाउ मच, तो ये सॉल्व करने पे जो डिस्चार्ज है ना वो आता है आपका 11.50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डिस्चार्ज हो गया। और क्लास में मैंने इस डेरिवेशन को फॉर स्पेसिफिक एनर्जी टू बी मिनिमम, फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्राइटेरिया प्रूफ किया था क्यू स्क्वायर बाई जी इजकल टू ए क्यूब बाई टी। तो आपको ये बात भी पता चल गई। ठीक है, चल अगर ये पता चल गया है तो आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करना है स्पेसिफिक एनर्जी। अगर मेरे को स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए तो ई का फार्मूला होता है इजकल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन से पता है डिस्चार्ज इजकल टू एरिया इंटू वेलोसिटी है। मैं इसको और भी फर्दर टेक केयर कर सकता हूँ। क्या आप देखो यहाँ पे बोर्ड पे अच्छे से, ये डेप्थ ऑफ फ्लो आपको पता है चैनल की 1.4 है, प्लस वेलोसिटी को लिखा जा सकता है डिस्चार्ज का स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर, दिस इज 2c। ठीक है, चलो बोलो y की वैल्यू 1.4 है प्लस डिस्चार्ज आपने निकाल के ले लिया कि 11.50 है, जैसे डिस्चार्ज 11.5 स्क्वायर है डिवाइड बाई एरिया, एरिया आपने निकाल के रखा था कितना 2.38, जैसे 2.38 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 9.81। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये स्पेसिफिक एनर्जी 2.59 मीटर आएगी, तो इसकी यूनिट आती है 2.59 मीटर। तो ये है हो जाएगी आपकी एनर्जी। प्रॉब्लम खत्म। 15 नंबर 12 नंबर जो भी आता है आपके एग्जाम में 15 नंबर, ये सिविल सर्विसेज में प्रॉब्लम पूछा था। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। अगर आपके बेसिक फंडा क्लियर, फिर से एक बार दिमाग में बैठा लो, एरिया ऑफ फ्लो लेना है, वेटेड पेरीमीटर लेना है। तो एरिया ऑफ फ्लो अगर यही चैनल में पता है तुमको, अगर इसी चैनल में वो ये कह देता कि पानी भैया यहाँ तक फ्लो कर रहा है, पूरा चैनल फुल है, तब तो बहुत आसान हो जाता हमारे लिए। ठीक है, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं, एरिया फ्लो ट्रायंगल बन जाता, ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही लेते हो। कैसा भी चैनल बनाए, कितना भी हो, हमको बस एरिया निकालना आना चाहिए। और सब एरिया निकालना तो 9th-10th में पढ़ाया जाता है। पहले इसको कॉपी करें, फिर एक लास्ट प्रॉब्लम आज की और कर लेते हैं। चलो आगे बढ़े फिर। ये तो प्रॉब्लम हो गई मेरी। नेक्स्ट प्रॉब्लम डील करते हैं। आज का लास्ट प्रॉब्लम है, 6 नंबर प्रॉब्लम चल रहे हैं, 7th नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, तो मेंस के इतने क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। और समझ लो ये सारे ऑब्जेक्टिव है, क्यू स्क्वायर बाई जी ए क्यू बाई टी। आपको एरिया दे देगा, सब कुछ दे देगा और आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। हमेशा इसलिए ध्यान रखना है कि मेंस के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं कुछ ना कुछ, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर, उतना लगा लो जितने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। मरणम तेरी अभी आज का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव तो आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। इतना थ्योरी पढ़ा दिया हूँ कि प्रीवियस ईयर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। आज का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। दिस इज़ द AS में पूछा गया है 2014 10 मार्क्स। आपके एग्जाम में 15 नंबर, 5 नंबर का बढ़ के ही आएगा। द विथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज़ 4 मीटर,
the width of a rectangular channel is 4 मीटर। जो एक आपका चैनल है, द विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर, एंड स्पेसिफिक एनर्जी इन द चैनल एंड स्पेसिफिक एनर्जी in the channel, specific energy in the channel is 4, is वो भी 4 मीटर है। ठीक है, चलो, what would be the maximum possible discharge, what would be the maximum possible discharge in the channel, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में पूछा क्या है, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज इन द चैनल। तो यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो बात क्या है इस क्वेश्चन की। देखो, एक रेक्टेंगल चैनल है, ठीक, इसकी विड्थ जो है 4 मीटर दे रखी है। ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया y, ठीक है। चलो, और स्पेसिफिक एनर्जी जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ, 4 मीटर है, स्पेसिफिक एनर्जी भी 4 मीटर है आसपास है। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज निकालना है, बाकी कुछ दिया नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज, यहाँ पे नोट करके मैं मेंशन कर देता हूँ, ये बात आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज द स्पेसिफिक एनर्जी शुड बी मिनिमम, द स्पेसिफिक एनर्जी should be minimum, that is critical flow, उसमें आपकी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक एनर्जी आपको दिया है एट क्रिटिकल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ में एक रिलेशनशिप था क्या, दिस इज द 3/2 YC। ये मैंने प्रूव भी करा था रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। रेक्टेंगुलर चैनल में ही 3/2 लगा पाओगे, बाकी किसी में भी नहीं। ये एनर्जी आपको दे रखी है, दिस इज द क्रिटिकल एनर्जी, दैट इज 4 मीटर, दिस इज 3/2 × YC। तो यहाँ से डेप्थ ऑफ फ्लो आप निकाल सकते हो, क्रिटिकल डेप्थ, दैट इज YC, दिस इज YC इक्वल टू 2.667 मीटर। ये आपने निकाल लिया, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्चार्ज ना देता तो कुछ और देता, उसकी जगह पे डेटा देता, कुछ ना कुछ देता, तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। EC इक्वल टू 3/2 YC। ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है। आपको क्रिटिकल डेप्थ दे देगा और स्पेसिफिक एनर्जी पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने रेक्टेंगल का लिखा है, ऐसा ट्रायंगल का भी होता है, ऐसे आपका सर्कुलर के लिए, पैराबोलिक के लिए भी होता है, ठीक है। तो आगे रिजल्ट 5/4 आता है किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्लास में भी बताया था और दोबारा भी बता रहा हूँ। अगर आपको YC मिल गया तो आपने एक जनरल रिलेशनशिप डिस्चार्ज का पढ़ा था, Q²/G इक्वल टू A³/T। अगर रेक्टेंगल है तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखोगे, B × Y। तो एक काम ये करते हैं, मेरे को जो चाहिए वो क्रिटिकल डेप्थ के लिए चाहिए ना, तो Q²/G एरिया आप लिख सकते हो B × YC का होल क्यूब इंटू टॉप विड्थ हो जाएगा B। भाई रेक्टेंगल चैनल का टॉप विड्थ क्या होता है, B होता है। तो ये तभी अप्लाई करोगे जब आपका क्रिटिकल फ्लो होगा। किसके लिए, क्रिटिकल फ्लो कब होगा, जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो व्हेन स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। तभी तो प्रूफ किया था, याद करो जरा एक बार, DE/dy क्या किया था,
एक बार रिकॉल कराता हूँ, d/dy मैंने 0 प्रूव किया था, तभी जा करके तो ये सब प्रूफ हुआ था, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा b² इंटू YC का होल क्यूब इंटू g, ये आ जाएगा, दिस इज द Q²। b की वैल्यू आपके सामने है, कितना 4 मीटर है, तो आप 4 मीटर लगाओ। YC की वैल्यू 2.6667 है, इसका करो क्यूब, इंटू g की वैल्यू 9.81 है, यह है Q²। तो Q की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आता है 54.55, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आप कैलकुलेटर खुद चलाया करो, मेरा भरोसा मत किया करो, हालांकि मैं सही लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि गलत लिखता हूँ, फिर भी आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो अगर कोशिश ये करना कि प्री के एग्ज़ाम में खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर छोड़ दो एकदम चलाना। जब मेंस के क्वेश्चन कराता हूँ उस समय 1-2 क्वेश्चन लगा लिया करो, बाकी जब भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व करते हो प्री के, चाहे गुप्ता एंड गुप्ता हो या जो भी यूथ कंपटीशन हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, कोई भी बुक लगाते हो, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर मत यूज करिएगा। एग्जाम में अगर आदत पड़ गई कैलकुलेटर की, तो फिर आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन की वजह से गलत करके आओगे या टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए जितना हो सके पेन चलाओ, खुद से कैलकुलेशन को सॉर्ट करो, जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके 4 से 5 नंबर कैलकुलेशन की वजह से भी बढ़ गए तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। देखो कैलकुलेशन फास्ट होगा तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी फास्ट करके चले आओगे, तो कई जगह फ़ायदा लगने वाला है। इसलिए ध्यान रखो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं पे, क्वेश्चन मैंने करा दिए, जितना पढ़ाया था अभी मेंस का इतने क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थ्योरी के साथ में, या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।